दोस्तों, ये कहानी है कानपुर के एक छोटे से गांव बैरिया की, जहां राजदेव नाम का एक मछुआरा रहा करता था। राजदेव के परिवार में उसके दो बेटे और उसकी पत्नी थी। गांव के तालाब में मछली पकड़ता और खेतों में काम करके वो अपने परिवार का रोजी रोटी का साधन चला लेता था। राजदेव का बड़ा बेटा संजय मछली पकड़ने में उसकी मदद करता था, पर छोटा बेटा रवि कभी नहीं जाता था। छोटा बेटा रवि डरता था, क्योंकि आज से ठीक 2 साल पहले की बात थी, जब वो अपने दोस्तों संग तालाब में नहाने गया था। 3 दोस्तों में वो अकेला जिंदा लौटा था। वो उस हादसे को भूल नहीं पा रहा था। तब से वो पानी में जाने से डरता था। तालाब के किनारे थोड़ी दूरी पर कब्रिस्तान था, जहां राजदेव का खेत हुआ करता था। उसकी पत्नी उसमें खूब मेहनत करती थी। बोने से फसल के कटने तक सारा काम, जिसमें राजदेव और उसका बड़ा बेटा अपनी माँ की मदद करते थे, ये तीनों मिलकर करते थे। तालाब के किनारे एक मंदिर था, जहाँ गांव के लोग खेतों में काम करके थक कर दोपहर में आराम करते थे। राजदेव की पत्नी और उसका बड़ा बेटा संजय तो वहां जाते थे, पर राजदेव कभी नहीं जाता था। वो अपने गरीबी का कारण शायद भगवान को मानता था। वो पास के कब्रिस्तान में जाकर सो जाता था, आराम कर लेता था। उसके मछली पकड़ने और बेचने के कारण साधु से मंदिर में घुसने भी नहीं देना चाहता था। इधर गांव के लोग राजदेव की बहादुरी का लोहा मानते थे। जिस कब्रिस्तान के रास्ते कोई गुजरने की हिम्मत नहीं करता, राजदेव रात के अंधेरे में भी बड़े आसानी से वहां रह लेता था। उसे कभी डर नहीं लगा था। एक दिन रोज की तरह छोटे बेटे को काम करने के लिए डांटते डपटते वो काम पर निकला। राजदेव के बड़े बेटे की तबीयत खराब हो गई थी। संजय बीमार था, उसे तेज बुखार था। छोटे बेटे रवि को अपने भाई का देखभाल करने का जिम्मा संभाल करके उसकी माँ भी खेतों में काम के लिए चली गई। अभी कुछ ही समय हुआ था कि राजदेव वापस घर आ गया। उसके बेटों ने पूछा कि बहुत जल्दी आ गए बापू। तो राजदेव ने जवाब दिया कि आज मछली ही नहीं चढ़ी। पूरा दिन खराब हो गया, कुछ नहीं मिला, और दुखी सा मन लेकर के वो बैठ गया था। छोटे बेटे रवि ने खाना परोसा और सब खाने लगे। राजदेव थोड़ा परेशान था, उसे खाने का मन ही नहीं था। बेटे भी समझ रहे थे कि मछली न चढ़ना क्या होता है, कल की रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। इस पर बड़े बेटे संजय ने हिम्मत दी, परेशान मत हो बापू, कल मैं भी आपके साथ काम चलूंगा, और कल ज्यादा मारेंगे। ऐसा कहते हुए वो सब खाना खा चुके थे। थोड़ा आराम करने के बाद जब समय ज्यादा हो चला था और शाम होने को आई थी, तो फिर हलचल शुरू हुई। राजदेव की पत्नी अभी तक घर नहीं लौटी थी। अब तक तो कोई रुकता भी नहीं वहां, कब्रिस्तान के पास। दोनों बेटे ऐसी कानाफूसी कर ही रहे थे कि राजदेव ने उनको जाकर के पता लगाने को बोला। पहले तो दोनों बेटे डर गए, लेकिन अपने माँ की बात होने की वजह से उन्होंने हिम्मत भरा और वो चले गए। ढलती शाम के साथ खेत में पहुंचने पर जो दिखा, वो बड़ा ही भयानक था। दोनों बेटे वापस दौड़ते हुए घर आ गए। राजदेव को इशारा किया, वे दोनों बोल ही नहीं पा रहे थे। राजदेव को वे खींचकर खेत की तरफ ले जाने लगे। पीछे से और भी लोग पहुंचने लगे, चारों तरफ से चीखें निकलने लगी। खेत में पसरा नजारा, किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये सच है। ये राजदेव की पत्नी थी, शायद क्योंकि साड़ी तो वही है, पर शायद इसलिए क्योंकि शरीर से सिर का हिस्सा कटा हुआ है और गायब है। सरकटी लाश से टपकता खून कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था। रास्ता सा बन गया था खून का। कहाँ गया सिर, कौन ले गया काट कर, ये सवाल पूछे जा रहे थे, पर इसका जवाब लगाने के लिए कब्रिस्तान में घुसने की हिम्मत किसी के पास नहीं थी। राजदेव सर पर हाथ लगाए रो रहा था, और बेटे जो कुछ समय पहले चीख और चिल्ला रहे थे, वे अचानक से गहरे सन्नाटे में डूब गए थे। कुछ बोल नहीं पा रहे थे। सब शांत हो गया था। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। ये कटी हुई लाश, अब यही देखना रह गया था इस परिवार को। गरीबी ने तो वैसे ही जान ले रखी थी। राजदेव पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। इतना बहादुर आदमी इतना कमजोर हो गया। यही होता है, जब अपनी बारी आती है तो हिम्मत टूट गई ना। गांव वाले ऐसी बातें करने लगे। सब किसी तरह घर आए। राजदेव कब्रिस्तान के पास तो कभी खेत में, कभी नाव पर, तालाब में। अचानक चिल्ला पड़ता था, रो देता था। ये चिल्लाता कि दे दूंगा, भरोसा करो, दे दूंगा। रात रात को खेत में जाकर बैठने लगा, कब्रिस्तान की खाक छानने लगा। गांव वाले उसकी हिम्मत की अब दांत देने लगे कि उसे पागल भी समझने लगे। दोनों बातें चलने लगी। कोई कहता कि इतना हिम्मती है कि ढूंढता है कब्रिस्तान में घुसकर, और कोई कहता कि वो पागल हो गया है अपनी पत्नी की मौत पर। अब दिन बीतने लगे थे। राजदेव का छोटा बेटा भी खेतों में जाने लगा था।
रवि को लगता था कि उसकी माँ उसे कब्रिस्तान के भूतों से बचा लेगी। अब वो निडर हो गया था। अपनी माँ को खोने के बाद उसे अब कुछ भी डरा नहीं सकता था। इसी तरह ये गम के दिन बीतते गए। एक दिन दोनों भाई कब्रिस्तान के बगल वाले खेत में काम कर रहे थे। तभी राजदेव भी वहां आ गया। वो बहुत खुश था। उसने ढेर सारी मछली पकड़ी थी। बाजार जाने वाला था तो मंदिर का रास्ता न पकड़कर कब्रिस्तान के रास्ते जा रहा था। उसका बड़ा बेटा चिल्लाया, बापू झोले में खून। क्या हुआ? ठीक है आप? राजदेव हंसने लगा और कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तुम दोनों में से कोई बाजार तो जाता नहीं मेरे साथ। पैसे भी नहीं है कि चश्मा ले लूं। दिन ढलने पर दिखना कम हो जाता है। इसीलिए इसीलिए कुछ मछली यहीं से काट करके ले जाता हूं। इतना कहकर वो रोने लगा। बेटों के पूछने पर उसने बताया कि तुम्हारी माँ, उसे मेरी कितनी फिक्र थी। उसी ने मुझे ये काम करने को सिखाया था। न जाने क्यों छोड़ गई वो मुझे। यह सब बड़बड़ाते हुए वो बाजार की तरफ निकला। खेत में काम ज्यादा था। संजय थक गया था और उसने घर जाने की बात कही, पर छोटे भाई रवि को अपनी निडरता साबित करने का मौका मिल गया था। जैसे ही उसने कहा कि तुम चलो भैया, मैं अभी आऊंगा काम खत्म करके, संजय जिद करने लगा, पर वो नहीं लौटा। बड़ा भाई संजय अपने घर चला आया और उसे खाना भी बनाना था। उस बात की फिक्र भी उसके दिमाग में चढ़ी जा रही थी। रवि खेत में काम कर रहा था कि राजदेव वहां आ गया। उसने अपने बेटे को डांटा कि तू यहाँ क्या कर रहा है? घर क्यों नहीं गया? दिन ढल गया है, अंधेरा हो रहा है। रवि ने जवाब दिया कि बापू, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अपनी जवानी में अगर मैं डर गया तो मैं निडर कब बन पाऊंगा? राजदेव पास खड़ा होकर के मुस्कुराने लगा। बहुत दिनों बाद बाप बेटे इस तरह खुश थे। सब ठीक होने लगा था। इधर घर लौटते समय संजय, उसके मन में रवि को लेकर के चिंता चलने लगी थी और वो आधे रास्ते से घूमकर वापस खेत की तरफ आने लगा। उसके मन का डर उसके पांवों को और तेज कर रहा था। इधर खेत में राजदेव और उसका छोटा बेटा हंसी ठिठोली में थे। कुदाल से खेत में मिट्टी का बड़ा टुकड़ा खोदकर रवि राजदेव को अपनी ताकत दिखा रहा था। दोनों अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। राजदेव ने खुद सोचा कि वो उतना बड़ा टुकड़ा तो नहीं खोद सकता जितना उसके बेटे ने खोदा है। उसे अपनी हार का पता था, फिर भी उसने कुदाल उठाई और कहा कि मैं भी खोद के दिखाता हूँ। जोर से मारो बापू। रवि उसे बल देने लगा था। राजदेव ने कुदाल चलाई, जोर की कुदाल चलाई और खून का फव्वारा निकल पड़ा। कुदाल की धार छोटे बेटे के कंधे में धंसी थी। थोड़ा सा हिल जाने की वजह से वो शायद उसके गले को नहीं काट पाई थी। राजदेव उसे दौड़ाने लगा था, चिल्लाने लगा था, यही चाहिए मुझे, यही यही जवान खून चाहिए था मुझे। शोर सुनकर रास्ते में आता हुआ संजय और तेजी से दौड़ पड़ा और आगे आकर अपने छोटे भाई के कंधे में गहरी लगी उस कुदार के घाव को देखकर उसका मन दहल उठा था। वो दोनों भागने लगे थे और पीछे से उनका बापू। दोनों भाइयों को एक पल के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर उन्हें ये बिल्कुल समझ में आ गया था कि उनकी माँ की मौत कैसे हुई थी। वे सहम गए थे। भागते भागते दोनों लड़के तालाब के किनारे मंदिर में जा घुसे। राजदेव बाहर से उन्हें ललकार रहा था। वो पहचान से परे था। लोग जुटने लगे और महात्मा भी आ गए। राजदेव चिल्ला रहा था, तू जवान है, बहुत ताकत है, नया खून, यही तो चाहिए था मुझे। आजा बाहर, आजा आजा मेरे बेटे। मंदिर के महात्मा ने उसके बेटों को अपने पास बैठा रखा था। गांव वालों को कहने लगा कि मैं इसीलिए इसे मंदिर में आने नहीं देना चाहता था। ये कब्रिस्तान के जिन को खून चढ़ाता है और उसका साया मुझे इस पर पहले से ही दिखता था। राजदेव बताने लगा कि कैसे उसने तालाब में नहाते हुए बच्चों को डुबोकर मारा है, जिन को अपनी पत्नी की बलि दी और आज जवान खून की तलाश में अपने बेटे को मारने वाला था। इतना सब बताते हुए राजदेव ने पास में मंदिर के गौशाले के चारा काटने वाली मशीन की धार में अपना सिर लगा दिया। आधे कटे लटकते सिर से उसका धड़ कब्रिस्तान की तरफ दौड़ने लगा। सब उसके पीछे जाने लगे थे। कब्रिस्तान के भीतर ये कैसी दुनिया थी? राजदेव जमीन पर गिर पड़ा था। उसका खून किसी कंकाल की खोपड़ी पर टपक रहा था। बिखरी हुई हड्डियां और खोपड़ियां, सब समझ गए थे। सब कुछ सबके सामने आ गया था। किसी को बताने की कोई जरूरत न थी। बिखरी हुई हड्डियां और खोपड़ी, उन सारी मौतों का कारण राजदेव का वो जिन था, जिसने सबके साथ उसकी भी जान ले ली थी, जिसने राजदेव से सबकी बलि मांगते मांगते राजदेव की भी बलि ले ली थी।
दोस्तों, गांव वालों ने आज उस कब्रिस्तान को पूरी तरह से बंद कर रखा है। उधर कोई नहीं जाता। पर जिनके मन में अगर उत्सुकता जगी रहती है तो कुछ-कुछ लोग, कुछ मनचले लोग उधर जाते हैं और उन्होंने आज भी इस बात का अनुभव किया है कि वहाँ कुछ तो है, जो बाकी जगहों से अलग है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर जिन के अंजाम के लिए आप इसका दूसरा हिस्सा भी सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें, जिससे इसके अगले पार्ट की कहानी, अगले हिस्से की कहानी हम आप तक पहुंचा पाएँ। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिसे ये लगता हो कि उसे डर नहीं लगता, उसे ये कहानी सुनाएँ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम रोज़ आते हैं आपके पास एक नई कहानी के साथ। साथ बने रहें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।